हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर चल रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी पढ़ना। ठीक है, बायोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी का एक चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वीडियो है तो आपके साथ कुछ बातें हम साझा कर लेते हैं। इस चैनल पे हम पूरी बायोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, 100% एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसमें आज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा चैप्टर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, हाइपोथेसिस बेस्ड थ्योरी के बारे में, और इसके एंड में आपको एक मैजिक भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस चैप्टर को हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि बायो को ही हम बिल्कुल इस बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी आखिर होती क्या है। तो बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है बायो जिसका मतलब होता है लिविंग यानी कि लाइफ, और लॉजी जिसके भी वर्ड के पीछे लॉजी ऑजी सुनोजी लगा रहता है ना, मतलब कि स्टडी करना होता है। तो लिविंग यानी कि लाइफ का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। एक्चुअली इसकी दो डिफिनीशन है। ठीक है, एक डिफिनीशन तो आपको यहाँ पर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की है जो कि फर्स्ट डिफिनीशन। ठीक है, और सेकेंड डिफिनीशन मैंने सोचा दोनों डिफिनीशन को साथ में लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड डिफिनीशन आपकी द लिविंग वर्ड की है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफिनीशन में ये है कि बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग प्रोसेस अकरिंग इन देम इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब कि 17 से 18 लाख स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया। प्रोसेस में क्या देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में स्टडी कर लेना ही क्या होता है, इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड डिफिनीशन के बारे में। तो सेकेंड डिफिनीशन ये कह रही है कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के फादर की बात करेंगे तो इसके फादर है अरिस्टोटल। एक्चुअली अब यहाँ पर चलिए और भी बातें कर लेते फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो आप उसके छोटे छोटे स्मॉल चंक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि व्हेन एवर वी लर्न एनीथिंग वी ट्राई टू लर्न इन स्मॉल चंक, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में लर्न करना चाहते हैं तो हम ये ज़रूर प्रयास करते हैं कि हम उसके स्मॉल चंक के बारे में जानें। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी हैव टू रीड द physiological and behavioral aspect of organism we go to at molecular level, यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बिहेवियर को देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को देखते हैं। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ता है। तो इस तरह की बायो पढ़ना यानी कि इस तरह की स्टडी करना क्या कहलाता है, रेडक्शनिस्ट अप्रोच कहलाता है। जो रेडक्शनिस्ट अप्रोच है इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसको कहेंगे फिजियो केमिकल अप्रोच। फिजियो मतलब क्या हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना, और केमिकल मतलब क्या हो जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि जो बायोलॉजी होती है इसकी दो ब्रांच है, एक ब्रांच है बॉटनी और एक है जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी में हम क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। इसके फादर की बात करें तो इसके फादर है थियोफ्रेस्टिस। वही बात करेंगे जूलॉजी के बारे में। तो अगर हम बायो के जैसे इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक हो जाएगा जू मतलब क्या होता है, एनिमल्स, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना, यानी कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। तो इसके भी तो कोई ना कोई फादर होंगे ही। तो इसके फादर है अरिस्टोटल। इनको सिंपली क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। इसके साथ ही साथ फादर ऑफ जूलॉजी एंड मॉडर्न ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ तक तो बायोलॉजी की बेसिक बातें थी। अब चलिए इस चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे सेल के बारे में, आखिर सेल होती क्या है। तो आप ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हम सब वर्ड के बारे में अच्छी तरीके से पहले जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कहते हैं। तो बोल सकते हैं इट मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। फंक्शन की बात करेंगे तो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी या
या फिर फंक्शन टेक प्लेस इन सेल ओनली। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना वो कहाँ पर देखने को मिलती है, ओनली सेल के अंदर देखने को मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यूनिट की बात करेंगे ना तो ये क्या होती है, इट रिपीट इटसेल्फ टू मेक ए लार्ज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट। यानी कि खुद को रिपीट करने की जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, रिपीट करके एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाना ही क्या कहलाती है, यूनिट यानी कि इकाई कहलाती है। अब लिविंग की बात करेंगे तो आप लिविंग कब कहलाइएगा, आप जिंदा कब कहलाइएगा, ये तो आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं सेल, ठीक है। तो आप जीवित कब कहलाएंगे, आप जीवित तब कहलाएंगे जब आपके अंदर कम से कम एक सेल प्रेजेंट हो। अगर एक सेल प्रेजेंट नहीं है मतलब कि 0 सेल है तो आप जीवित नहीं कहलाएंगे। लाइक आपका वायरस हो गया, वायरस के पास एक भी सेल नहीं होता है तो वो जीवित नहीं कहलाता है, तभी तो उसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि लेस एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल इज नॉट लिविंग, ठीक है। तो इसको देकर यहाँ पर एक 2 रुपये का नोट बना लेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है सभी ऑर्गेनिज्म का। तो क्यों डिफाइनिंग फीचर होता है, तो अभी आपने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा ही सेल पाए जाते हैं जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में क्या है, कॉमन है। तो तभी जो भी कोई फीचर होती है सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती है उसको क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक नोट में एक और बात लिख लेंगे, जो ये नोट लिख रहे हैं ना ये काफ़ी चैप्टर में कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो विथ द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1915 द माइन्यूट डिटेल ऑफ सेल वेयर सीन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो एडवांसमेंट है वो 1915 में हुई थी, जिसके वजह से माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को देख पा रहे थे सेल की, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है इसमें बीम यूज किया जाता है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी क्या होती है, कम होती है। माइन्यूट डिटेल्स में आप क्या देख सकते थे, राइबोसोम को देखा, जस्ट एडवांसमेंट हुआ तो उस टाइम राइबोसोम को देखा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा गया जिसको प्यार से ER कहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन को देखा गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। तो एक्चुअली बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि भूल जाते हैं कौन से साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो देखो दोस्त, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या देखा था, कॉर्क सेल देखा था जो कि डेड ओएक प्लांट का सेल था, जो कि डेड सेल था, ठीक है। उनमें उन्होंने क्या देखा था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था। जस्ट उसको जूम किया, ठीक है, उसको अच्छे से उसको देखा तो उसमें क्या देखा कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक डेड थी, ठीक है। डेड में काफ़ी उसमें जो भी सेल थी ना वो क्या थी, उसमें काफ़ी एम्प्टी कंपार्टमेंट थी। जब काफ़ी खाली स्थान देखा तो उन्होंने उसको प्यार से सेलुला कह दिया। जो सेलुला है ना इसका डिस्कशन अपने माइक्रोग्राफियन बुक में करा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने क्या दिया था, सेल वॉल का, इन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल देखा था और टर्म दिया था सेल का, ठीक है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं एंटवान लीवेनहॉक के बारे में। तो जस्ट 9 साल के बाद एंटवान लीवेनहॉक 1674 में क्या देखा था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इन्होंने क्या देखा, लिविंग सेल को देखा पहली बार, ठीक है, जो क्या थी, मोटाइल सेल थी। लाइक प्रोटोजोआ बैक्टीरिया सेल को अच्छे से देखा जो क्या थी, मोटाइल थी, और इन्होंने इस टर्म को एनिमोलिक्यूल्स कह दिया। अब चलिए थर्ड साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। अब रॉबर्ट हुक में और रॉबर्ट ब्राउन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, आखिर रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखा था या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था, ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो रॉबर्ट ब्राउन है इसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, यन वर्ड आ रहा है, ठीक है, और न्यूक्लियस की स्टार्टिंग में क्या आ रही है, यन आ रही है, ठीक है। तो ये आप याद करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन यानी कि यन का मतलब यानी कि न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था जिसको प्यार से ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। आइए बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, यानी कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे एनिमल्स को कैसे, ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज किया गया है।
तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टीसेलुलर। यूनि, सबसे पहले हम नाम के अंदर जाएंगे। यूनि मतलब क्या होता है, वन होता है, और मल्टी मतलब क्या होती है, मैनी हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होती है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करती है, केवल एक ही सेल को कंटेन करती हैं, इसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल की बात करेंगे तो बैक्टीरिया हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। और भी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे ना तो ये दोनों अभी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बात करेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मोर देन वन सेल कंटेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से ज़्यादा सेल की बनी है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं तो मोस्ट फंजाई, मोस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है, सारे फंजाई नहीं है। एक ईस्ट जो है ना, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, तो ईस्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्लांट, मोस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो क्लेमाइडोमोनास के जो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, तो इसको भी हमने यहाँ पर रख लिया। तो आई होप यहाँ पर ये दो बातें और समझ में आ रही होंगी कि ईस्ट और जो क्लेमाइडोमोनास के ये भी क्या है, आपका यूनिसेलुलर है, ठीक है। और यहाँ पर एनिमल्स की बात करेंगे तो सारे एनिमल्स क्या हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर हो जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्पेशलिटी के बारे में। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैन लिव या फिर एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली रह लेते हैं, ठीक है। और इसके एसेंशियल जो फंक्शन होती है ना, ऑल एसेंशियल फंक्शन फॉर लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, केवल एक ही सेल के थ्रू अपने जीवन की जो भी सारी परफॉर्म चीज़ें होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं, वो कवर कर लेते हैं। यानी बोल सकते हैं ऑल एसेंशियल फंक्शन फॉर लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय दिस सिंगल सेल ओनली, केवल एक सेल के थ्रू अपने जो भी परफॉर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी, वैसे नाम तो दो साइंटिस्ट के आते हैं लेकिन काम एक ही साइंटिस्ट का है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर स्लीडन के बारे में, फिर बात करेंगे स्वान के बारे में। तो जो स्लीडन है ना, ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में क्या किया था, ऑब्जर्व किया था डिफरेंट प्लांट को और कहा कि दैट डिफरेंट प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, कि जो डिफरेंट प्लांट होते हैं ना, ये डिफरेंट टाइप के सेल के बने होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो ये क्या होती है, डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप की क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो बेसिकली आपके स्लीडन ने क्या कहा कि ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप को, प्लांट को ऑब्जर्व किया और कहा कि डिफरेंट प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दैट मेक डिफरेंट टिश्यू। तो ये हो गई यहाँ पर स्लीडन की बातें। आइए बात कर लेते हैं स्वान की, ठीक है। तो स्वान क्या थे, एक आपके जर्मन जोलॉजिस्ट थे, जो कि 1839 में बताया, इन्होंने ऑब्जर्व किया एनिमल सेल को, और उसमें ऑब्जर्व यानी कि पाया, एक थिन लेयर पाया, एनिमल सारे एनिमल सेल के अंदर क्या पाया, एक थिन लेयर पाया, जिसका नाम उन्होंने सेल मेम्ब्रेन रख दिया, जिसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा, ठीक है। तो आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर हो गई जूलॉजी की बात है, ठीक है। फिर इनका मन नहीं माना तो ये सोचे चलो प्लांट के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है। तो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया प्लांट सेल को, तो इन्होंने पाया कि प्लांट के पास एक और लेयर पाई जा रही है, ठीक है, जिसको उन्होंने सेल वॉल कह दिया। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक है एनिमल्स की सेल की, तो एनिमल के पास क्या पाई जाती है, केवल एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और प्लांट जो होती है इसके पास क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल पाई जाती है, जो कि आउटर कवरिंग होती है, और ये प्लांट को इसीलिए यूनिक बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गई सेल थ्योरी की। अभी यहाँ पर स्टार्टिंग की बात है, अभी सेल थ्योरी की अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं हाइपोथेसिस बेस्ड थ्योरी के बारे में। तो आखिर हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाइपोथेसिस अकेले किसने मिलकर दिया था, किसी ने मिलकर नहीं दिया था, अकेले स्वान ने ही दिया था, इसीलिए हमने यहाँ पर अलोंग ऑलरेडी लिख रखा है। तो स्वान अलोंग गिव ए हाइपोथेसिस दैट, कहा कि यहाँ पर हाइपोथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने हाइपोथेसिस दे दिया, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपने बता दिया, अब उसको सेल थ्योरी में तब कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसको थ्योरी में तब कन्वर्ट करेंगे जब आप उस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कर पाएंगे, तब जाके वो थ्योरी बन पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि प्लांट एंड एनिमल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो इनकी बातें थी, ये हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा, ठीक है, ये बातें उनकी थी।
और इनको अब क्या करनी थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करनी थी, तब जाके ये सेल थ्योरी में कन्वर्ट होती। तो तभी स्लीडन ने सोचा चलो भाई स्वान और हम दोनों जाने मिलकर क्या करते हैं, सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं। वैसे स्लीडन का कोई इंपॉर्टेंट रोल इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लीडन एंड स्वान बोथ फॉर्मुलेट सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर क्या किया, सेल थ्योरी को यहाँ पर फॉर्मुलेट किया। तो इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो कि इन्होंने यहाँ पर भी बता रखा है, ठीक है। तो तभी एक ड्रॉबैक आ गया कि आखिरकार जो सेल थ्योरी होती है, इन्होंने इसको जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो ओरिजिन होती है नए सेल की वो कैसे होती है, आखिर जो नए सेल होते हैं वो कैसे बनती है, ये यहाँ पर एक ड्रॉबैक आ गया। तभी 1855 में रोडोल्फ विर्चो एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को और जस्ट कहा कि ओमनी सेलुला इज सेलुला, यानी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल होते हैं पुराने सेल से जस्ट अराइज होते हैं, ठीक है। तो यही इन्होंने नहीं बता पाया, जिसके वजह से यहाँ पर इनके पास ड्रॉबैक आ गया। तो यहाँ पर एक्सेप्शन में एक बात लिख सकते हैं, जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो वायरस होती है ना, ये आपकी लिविंग नहीं होती, ये कनेक्टिव लिंक होती है, क्योंकि इसके पास खुद की सेल होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई सेल थ्योरी और हाइपोथेसिस। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक मैजिक भी दिखाएंगे, तो चलिए मैजिक की ओर चलते हैं। हमने यहाँ पर 3 टार्च लिया है, एक्चुअली टार्च एक ही है, ठीक है। इसको 2 पार्ट में यहाँ पर रखा है, एक यहाँ पर नहीं जल रही है, यानी कि इसके बल्ब खराब है। जो यहाँ पर हो गए कौन, स्लीडन हो गए। स्लीडन ने इसमें जस्ट कुछ ऐड नहीं किया था, बस साथ में थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बातें कोई थी नहीं, ठीक। और जो स्वान है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जस्ट इनकी बातें हाइपोथेसिस तो दी थी, बस इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करने की ज़रूरत थी, बस टॉर्च को हिलाने डुलाने ठोकने ठाकने की ज़रूरत थी ताकि वो जो सेल थ्योरी में कन्वर्ट हो जाए। बस ये यहाँ पर केवल ऐसे ही है, ठीक है। इसको इस रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक अभी हम पढ़ने वाले यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये अभी हमने जितने भी पॉइंट को कवर किया है, आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 100% एनसीईआरटी यहाँ पर कवर्ड किया गया है, ठीक है। 100% कवर्ड कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा ज़रूर, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।